वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और आज के हमारी क्लास है 7th कक्षा 7वीं का। हम आज व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है वाक्य प्रयोग और वाक्य प्रयोग का ये सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले देखते हैं हम वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। वाक्य हम शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। मतलब अलग अलग शब्दों को जब हम एकत्रित करते हैं, एक साथ ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं तो उससे वाक्य बनते हैं। लेकिन उसका जो समूह होता है, ग्रुप्स होते हैं वाक्यों के, वो कैसे शब्दों के वो कैसे होने चाहिए? सार्थक, मतलब मीनिंगफुल, सही अर्थों के होने चाहिए। हाँ, उसके पहले हम देखते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द का अर्थ होता है स्वर और व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए हुए मीनिंगफुल शब्द। तो अलग अलग शब्दों के उसके समूह को जोड़कर जो सार्थक मीनिंगफुल कोई सेंटेंस होता है तो उसे हम कहेंगे वाक्य। यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं कि देखो, मोहन अलग शब्द है, खेलना यह क्रिया का अलग शब्द है, तो उसको जोड़कर एक वाक्य बन गया है, मोहन खेलता है। उसके बाद दूसरे उदाहरण में भी देखिए, कविता है अलग शब्द है और दौड़ती ये अलग शब्द है, तो दोनों को जोड़कर एक सार्थक वाक्य बनाया गया है, जैसे कि कविता दौड़ती है। उसके बाद तीसरे उदाहरण में भी लड़के पढ़ते हैं, तो उसमें भी लड़के यह शब्द अलग है और पढ़ना यह क्रिया है। मतलब अलग अलग शब्दों को जोड़कर जब सार्थक अर्थ होता है तो उसे वाक्य कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें वाक्य के उदाहरण हैं, जैसे कि लड़के पढ़ते हैं, लड़के खेलते हैं, लड़के दौड़ते हैं। तो जब वाक्य बनाते हैं, वाक्य के निर्माण करते हैं हम, तो उसको बनाते समय कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहले पढ़ते हैं, वाक्य निर्माण में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने चाहिए। पहला है, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अर्थात पद, शब्द को ही हम क्या कहेंगे? पद। वो कैसे होने चाहिए? सार्थक, उनका सही अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। फिर दूसरा है, प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि जिस प्रकार प्रसंग होगा उस प्रकार उन शब्दों को उसमें अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। मतलब दो शब्द मिलाकर भी अगर वाक्य बनाते हैं तो अपने आप में वो पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि लड़के दौड़ते हैं, तो यह कैसे? मतलब अपने आप में वह वाक्य पूर्ण है, ऐसे अधूरा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद शब्दों को बोलने अथवा सुनने में निकटता होनी चाहिए। मतलब जब शब्दों के अलग अलग शब्दों को मिलाकर हम एक वाक्य बनाते हैं तो वह शब्द आपस में निकट होने चाहिए। ऐसे ज़्यादा उसमें अगर गैप रहेगा तो वह वाक्य नहीं कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम अभी बोल रहे हैं तो वह कंटिन्यूसली हम बोल रहे हैं तो उसमें क्या है? निकटता है। उचित पदक्रम का प्रयोग होना चाहिए। तो उसमें पदक्रम, जैसे कि लड़का दौड़ता है, कि पहले क्या है? लड़का शब्द है, फिर उसके बाद दौड़ना है और उसके बाद है, तो एक क्रम भी उचित होना चाहिए। उसके बाद कर्ता, क्रिया, कर्म, लिंग और वचन का उचित मेल होना चाहिए। तो वाक्य बनाते समय हमेशा कर्ता, क्रिया, कर्म, लिंग, वचन इनका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार वाक्य का मीनिंग भी बदलता है। अब आगे देखते हैं, कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कर्ता और क्रिया के आधार पर हमेशा वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो सबसे पहले देखते हैं, उद्देश्य किसे कहेंगे? उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे हमेशा उद्देश्य कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक वाक्य है कि राम पाठशाला जाता है। तो राम पाठशाला जाता है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन क्या बताया कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है। तो अब पाठशाला कौन जा रहा है, तो राम, मतलब यहाँ पर राम के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो राम यह शब्द क्या होगा, उद्देश्य। इसी को हम उद्देश्य को ही हम कर्ता कह सकते हैं। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वह हमेशा उद्देश्य होता है। अब देखते हैं दूसरा अंग, विधेय। विधेय की डेफिनेशन है उद्देश्य के विषय में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो राम पाठशाला जाता है, इस वाक्य में राम यह क्या है, उद्देश्य। तो विधेय की परिभाषा क्या है कि उद्देश्य के विषय में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अभी राम के बारे में क्या बताया जा रहा है, वह क्या कर रहा है, वह पाठशाला जा रहा है, अर्थात पाठशाला जाता है। तो राम पाठशाला जाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है, तो राम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए पाठशाला जाता है यह क्या है, विधेय। उसी प्रकार देखते हैं दूसरा वाक्य, पिताजी बाजार गए। इस वाक्य में पिताजी यह क्या है, उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह बाजार गए, इसलिए बाजार गए यह शब्द क्या हुआ, विधेय। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, माँ खाना बनाती है। तो इस उदाहरण में माँ यह शब्द क्या हुआ, उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो बताया जाता है उसे कहते हैं विधेय। तो माँ के विषय में क्या बताया जा रहा है कि माँ क्या कर रही है, खाना बना रही है। तो खाना बनाती है यह क्या होगा, विधेय। अब आगे देखते हैं, वाक्य के भेद को दो दृष्टियों से किया जाता है। वाक्य के भेद मतलब ही उसके प्रकार होते हैं, वाक्य भेद या वाक्य प्रकार, अर्थात उसके टाइप्स। तो वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार हमेशा दो प्रकार से किए जाते हैं, दो दृष्टियों से की जाती है। एक होता है रचना के दृष्टि से और दूसरा होता है अर्थ के दृष्टि से। तो सबसे पहले देखते हैं रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कुल मिलाकर 3 प्रकार होते हैं। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य की डेफिनेशन है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अभी हमने उद्देश्य और विधेय पढ़ा, तो जिस वाक्य में है तो आसान हो गया वाक्य का प्रकार, क्योंकि ये सरल साधारण सर्वसाधारण वाक्य होता है। जिसमें उद्देश्य है और विधेय है वह वाक्य हमेशा सरल वाक्य होता है। जैसे कि सरला पत्र लिखती है में सरला ये क्या है, उद्देश्य में उद्देश्य है सरला और पत्र लिखती है क्या है, विधेय, इसलिए यह क्या हुआ, सरल वाक्य। इसी प्रकार समीक्षा कपड़े धोती है, इसमें समीक्षा क्या हुआ, उद्देश्य, और विधेय कपड़े धोती है क्या हुआ, विधेय। इसलिए ये दोनों उदाहरण सरल वाक्य के हैं। अब आगे का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का अर्थ क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चयबोधक शब्द से जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं।
तो देखो डेफिनेशन से या परिभाषा से हमें पता चल रहा है कि दो या दो से जब अधिक वाक्य होते हैं और वो जब एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो वह हमेशा समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े रहते हैं। तो समुच्चय बोधक शब्द जिन वाक्य को जोड़ते हैं वह वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य होते हैं। देखते हैं संयुक्त वाक्य के उदाहरण। पहला उदाहरण है, राधा ने गीत गाया और मीरा नाचने लगी। तो इस वाक्य में राधा ने गीत गाए हैं यह एक वाक्य है और मीरा नाचने लगी यह दूसरा वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और ये समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दो वाक्य जोड़ा गया है और इस शब्द से, इसलिए यह होगा संयुक्त वाक्य। दूसरे वाक्य में देखते हैं, राम पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है। तो राम पढ़ रहा है यह भी एक वाक्य है और मोहन खेल रहा है यह दूसरा वाक्य है। तो इन दोनों वाक्य को और इस समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ा है, इसलिए यह उदाहरण हुए संयुक्त वाक्य के। लेकिन देखो अभी ये वाक्य जब हम लोग अलग अलग करते हैं, राम पढ़ रहा है, तो जब ये वाक्य अकेले में एक ही वाक्य के रूप में आएगा तो वह हमेशा सरल वाक्य होंगे। और मोहन खेल रहा है ये भी एक सरल वाक्य होगा। लेकिन इन दोनों सरल वाक्यों को और इस संबंध या समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ने की वजह से यह वाक्य हुआ संयुक्त वाक्य। कभी कभी दो से ज़्यादा भी वाक्य एक साथ जोड़े जाते हैं संयुक्त वाक्य में। अब देखते हैं जो हमने संयुक्त वाक्य देखे उसके वाक्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना या नोट करते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले संयोजक चार प्रकार के होते हैं। मतलब कौन कौन से समुच्चय बोधक शब्द या संयोजक शब्दों का प्रयोग करते हैं वह देखते हैं। तो संयुक्त वाक्य में हमेशा समुच्चय बोधक, विरुद्धवाचक शब्द, विकल्पवाचक शब्द और परिणामवाचक शब्द होते हैं। तो समुच्चय बोधक जैसे कि और, तथा, एवं। विरुद्धतावाचक मतलब दोनों के अपोजिट, पर, परंतु, किंतु, लेकिन। विकल्पवाचक या अथवा, तुम जाओ अथवा किसी को भेजो, मतलब विकल्प होते ना, पर्याय होते उनके सामने। परिमाणवाचक, अतः, अतएव, इसलिए। तो ये जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जब इन सारे शब्द इनमें से किसी एक शब्द का जब प्रयोग होता है तो वह हमेशा संयुक्त वाक्य होते हैं। आगे देखते हैं, वाक्य की रचना के आधार पर हम भेद देख रहे हैं। इसमें से तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का अर्थ होता है ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसके पहले हमने कौन सा देखा था कि संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में भी हमने देखा था कि एक से दो से या दो से ज़्यादा भी वाक्य हो सकते हैं, लेकिन वह वाक्य कैसे होते हैं, अपने आप में पूरा निर्भर होते हैं। सिर्फ निर्भर हुए या सरल वाक्य को ज्वाइन किया जाता है। लेकिन मिश्र वाक्य में हमेशा जब वाक्य एक दूसरे पर ज्वाइन किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तो पहला वाक्य होता है वह प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य हमेशा उस पर आश्रित वाक्य होता है। उदाहरणों के द्वारा देखते हैं, ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ दिए जाते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है, मैंने एक खिलौना खरीदा जो बैटरी से चलता है। तो देखो यह मैंने एक खिलौना खरीदा, यह क्या हुआ, प्रधान वाक्य, म्हणजे पहला वाक्य है, इसलिए इसे हम प्रधान वाक्य कहेंगे। मैंने एक खिलौना खरीदा, वो कैसे चलता है, बैटरी से चलता है, यह क्या है, उपवाक्य। यह प्रधान वाक्य है और यह उपवाक्य है और वह किसके सहारे जोड़ा गया है, जो इस शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन देखो अगर
यह वाक्य यहाँ पर वो ख़त्म होता है, मैंने एक खिलौना खरीदा। अगर यहाँ पर स्टॉप करते हैं तो वो वाक्य मीनिंगफुल भी है और पूर्ण रूप से वो पूरा हो जाता है। लेकिन बैटरी से चलता है, यह वाक्य कैसे लगता है? यह अपूर्ण वाक्य लगता है। तो बैटरी से चलता है, यह हमेशा इस पर निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। उसके बिना, इस वाक्य के बिना यह वाक्य अपूर्ण है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए यह कैसा है? आश्रित उपवाक्य। मतलब प्रधान वाक्य किसी पर डिपेंड नहीं होता है, वो अपने आप में पूरा मीनिंगफुल पूर्ण होता है। लेकिन जो उपवाक्य होता है वह हमेशा प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। प्रधान वाक्य के सिवा, उसके बिना वह, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य की योजक शब्द। कौन कौन से योजक शब्द होते हैं कि जैसे मैंने देखा था, बताया था कि मिश्र वाक्य में योजक शब्द के द्वारा आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य जोड़े गए थे। तो जिन शब्दों के द्वारा वो शब्द वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं योजक शब्द। जैसे कि और, किंतु, परंतु, एवं, क्योंकि, कि, जब, तब, जैसा, वैसा, जो, वह, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। प्रधान वाक्य, अब देखते हैं मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को एक्सप्लेन और करते हैं। जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है। तो हमने अब एक्सप्लेन किया, तभी मैंने बताया था कि जो प्रधान वाक्य होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और उन्हें हम अलग से बोल सकते हैं, वो दूसरे वाक्य पर, आगे के वाक्य पर डिपेंड नहीं होते। जैसे कि मैंने एक खिलौना खरीदा जो बैटरी से चलता है, यह जो है प्रधान उपवाक्य है, ये यहाँ पर भी पूर्ण हो जा सकता है, उसे दूसरे पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखते हैं उपवाक्य। अब प्रधान वाक्य देखा, अब उपवाक्य। पदों का ऐसा सार्थक समूह होता है जो किसी वाक्य का अंश होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। मतलब देखो, यह जो पदों का सार्थक समूह है, बैटरी से चलता है, समूह तो है सार, लेकिन उसमें उससे कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है और वह इस प्रधान वाक्य पर क्या है? उसका अंश है, उसके ऊपर वह डिपेंड है, इसलिए वो उसका अंश है, तो उसे हम कहेंगे उपवाक्य। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण देखते हैं। मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा। तो मोहन ने कहा, यह क्या हुआ? उसमें मैं खेलूँगा, यह उपवाक्य हुआ और यह प्रधान वाक्य है। उसी प्रकार मनोज ने बताया कि तुम आ गए। तो मनोज ने बताया, यह क्या हुआ? प्रधान वाक्य, और तुम आ गए, यह क्या हुआ? उपवाक्य। और इसको इस योजक शब्दों के द्वारा, कि इन शब्दों के योजक शब्दों के द्वारा इन वाक्यों को जोड़ा गया है। आश्रित उपवाक्य में इन्हें अलग से नहीं लिखे जा सकते, लेकिन प्रधान वाक्य को हम अलग से लिख सकते हैं और यह पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर होते हैं। तो अब देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से हमें उद्देश्य और विधेय को ढूंढना है। प्रश्न पूछा गया आपको, इसमें बूंदे नीचे गिर गई। बूंदे ये क्या है? उद्देश्य है, और नीचे गिर गई है क्या है? विधेय। इसी प्रकार संचिता आज विद्यालय नहीं जाएगी, यह संचिता यह क्या है? उद्देश्य है, और आज विद्यालय नहीं जाएंगी यह क्या होगा? विधेय। उसी प्रकार सीता और गीता अपना पाठ याद करती है। तो सीता और गीता यह क्या है? उद्देश्य। तो उद्देश्य में हमेशा एक से ज़्यादा दो नाम भी आ सकते हैं। तो सीता और गीता उद्देश्य है और अपना पाठ याद करती है, यह विधेय है। तो बच्चों, अब तक हमने वाक्य किसे कहते हैं, उसके प्रकारों के अलग अलग प्रकारों को हमने देखा। अब तक हमने रचना के आधार पर देखा। अब देखते हैं हम आगे वाक्य के कौन से प्रकार है, वह अगले भाग में देखते हैं।